नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई अन्नू सर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगले वर्ष मई या जून में प्रस्तावित है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम रोज़ टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस सिलेक्ट करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, साथ ही साथ उनके विकल्प को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उनको हम कवर करते चलें। तो ये आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। उम्मीद रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और अपने जो सुझाव और प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मुंडक उपनिषद, इसे मुंडकोपनिषद भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है जातक कथा और तीसरा ऑप्शन है पुराण। चौथा ऑप्शन है गीता। तो फिलहाल तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है मुंडकोपनिषद। अब बाकी विकल्प भी हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से फटाफट। पहला है जातक कथा। जातक कथाओं में क्या था कि जो आपके गौतम बुद्ध थे, उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ लिखी थी और उस किताब का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है आपके विष्णु शर्मा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन है जो आपका हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है आपकी वो है 18 पुराण दिए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा भागवत महापुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ऐसे करके ये 18 संख्या दी हुई। अब है गीता। गीता के बारे में भी हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं कि गीता में कुल जो श्लोक हैं वो कितने हैं? 700। और अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और ये एक विशेष प्रश्न बनता है यहाँ से कि भागवत गीता महाभारत के किस अध्याय से ली गई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसका सही जो आंसर है वो है भीष्म पर्व, यानी कि भीष्म पर्व से गीता उद्धृत है या कि ली गई है। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन की व्याख्या। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आज का हमारा, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो यहाँ पर है रैमसे मैकडोनाल्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल और तीसरा ऑप्शन है स्टैनली बॉल्डविन और चौथा ऑप्शन है क्लीमेंट एटली। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम यहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल इसका ऑप्शन हम मार्क कर दे रहे हैं, जो कि ऑप्शन बी है। इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। अब आते हैं हम क्रिप्स मिशन पर। तो ये जो क्रिप्स मिशन था कब आया था भारत में? तो इसका सही आंसर होगा 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की महान क्रांति के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका सही जो जवाब होगा वो होगा पाल्मस्टन। पाल्मस्टन इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान पाल्मस्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। और इसी के दौरान भारत में जो वायसराय था वो कौन था? वो था कैनिंग। कैनिंग। ये हम यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा, यानी कि काराकोरम पास नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो ये प्लेस पूछा है। पहला है कारगिल, दूसरा है पठानकोट, तीसरा है तवांग और चौथा है श्रीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कारगिल। अब ये तवांग भी देख लेते हैं। ये तवांग एक मठ है। तवांग एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो थी इस क्वेश्चन की व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आई चक्रवात अम्फान, साइक्लोन अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए था बंगाल की खाड़ी, बी था अरब सागर और ऑप्शन सी था फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी था भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर जो था वो था आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम यहाँ देखते चलेंगे और अपने आगे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चनों को अपनी रणनीति में शामिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है?
कैसे, क्लॉकवाइज। तो इसमें पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शनि और चौथा है मंगल। तो इसका तो सही आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन ए यानी कि शुक्र। अब ये सभी जो ग्रह दिए हुए हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी विकल्पों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए इसके लिए बढ़ते हैं आज की अपनी अगली स्लाइड पर। पहला आपका दिया हुआ है शुक्र। शुक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह है और इसके बारे में कई फैक्ट बनते हैं, जैसे कि भोर का तारा। क्या, भोर का तारा, भोर का तारा इसे कहते हैं और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। और दूसरा है ये पृथ्वी के सबसे निकट है, पृथ्वी के निकट, सबसे ज़्यादा निकट यही ग्रह है। और इसे सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी इसी को कहा जाता है। और चौथा है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। ये थे शुक्र ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आगे भी बृहस्पति के बारे में भी जान लेते हैं। बृहस्पति के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे हो सकते हैं। बृहस्पति का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। एक तो अब देखते हैं अपने तीसरे ऑप्शन को, जो कि यहाँ पर शनि दिया हुआ है। शनि के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्या, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो ये तो शनि के बारे में थे। और भी हैं इसके बारे में, जैसे इसके चारों तरफ वलय होती है, चारों तरफ वलय यानी कि एक घेरा होता है। और इसका जो उपग्रह होता है वो क्या होता है, टाइटन। टाइटन इसी का उपग्रह है, यानी कि शनि का उपग्रह है। अब देखते हैं अपने चौथे ऑप्शन को, इसमें दिया हुआ है मंगल। मंगल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं। पहली बात तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। और दूसरा इसके जो दो उपग्रह हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी बने हैं, जैसे कि एक है फावोस, फावोस, और दूसरा है डीमोस। ये दो इसके उपग्रह हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और यहाँ से प्रश्न भी अक्सर बनते रहते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन की हमारी व्याख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स। ये जो है अमेरिका के खिलाड़ी हैं और इनके नाम पर अब तक कुल 23 गोल्ड मेडल हासिल हैं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो इनके पास 28 टोटल मेडल हैं। और इनको एक फेमस उपाधि दी जाती है, वो क्या दी जाती है आपकी, फ्लाइंग फिश, यानी कि उड़ती हुई मछली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ये जो हैं माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये आपके यूएसए से हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, 23 गोल्ड मेडल इनके नाम पर हैं और इनकी महत्वपूर्ण जो उपाधि है वो है फ्लाइंग फिश, इन्हें कहा जाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन की हमारी व्याख्या। देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है। जबकि हम यहाँ पर पूरा ही जान लेंगे, फिलहाल तो इसका आंसर फोर्थ है जो कि मार्क दिया हुआ है। इसकी पूरी जो फुल फॉर्म होती है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क, और इधर लिख दे रहा हूँ मैं रीडर की जगह पर कहीं कहीं रिकॉग्निशन भी आता है, तो हम ध्यान रखेंगे। तो ये था आज का हमारा इस प्रश्न से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट फैक्ट की व्याख्या। तो देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, या फिर ऑप्शन सी नागालैंड, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जान लेंगे कि बाकी जो स्टेट दिए हुए हैं इनके फेमस जो हैं लोक नृत्य कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि हमें अगली परीक्षा में ऐसे प्रश्नों में सहूलियत महसूस हो। तो देखते हैं, पहला जो है अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जो हैं लोक नृत्य जान लेते हैं, वो है पहला है आपका पोपेर। क्या,
पोपेर। दूसरा है रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा, ये अरुणाचल प्रदेश के फेमस लोक नृत्य हैं। और असम के बारे में भी जान लें। असम का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पहला बिहू, और दूसरा क्या है बगरुम्बा, बगरुम्बा, इसका असम का ये फेमस लोक नृत्य है। अब मिजोरम के बारे में भी जान लेते हैं कि इसके जो फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो वो है आपका चाप चार कूट, क्या चाप चार कूट, ये मिजोरम का फेमस लोक नृत्य है। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के, योजना आयोग, जो कि कब बना था? जो बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में। उसी के स्थान पर सरकार ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसकी फुल फॉर्म भी हम यहाँ पर गौर करेंगे। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हो सकते हैं नीति आयोग के बारे में, वो क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, अभी वर्तमान में जो हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? वो हैं सुमन बेरी। और एडिशनल जानकारी के लिए अगली स्लाइड पर आते हैं इसी क्वेश्चन की। और जो वर्तमान में जो सीईओ हैं, यहाँ से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम, इसके जो वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। और पहले उपाध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लेता है, तो पहले उपाध्यक्ष हम ध्यान में रखेंगे, वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया, ये पहले जो है इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये थी आपके नीति आयोग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट की व्याख्या। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा, जिसे कि हम मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। और इसका आंसर हम यहाँ पर मार्क करे दे रहे हैं, वो है क्विक सिल्वर। इसे सामान्य नाम क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, यह एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये थी आज के हमारे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बना लिया था इसका हेडक्वार्टर पूछ के, जबकि हम इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। ये जो NSE है, इसका सूचकांक क्या होता है? इसके सूचकांक से काफ़ी बार सवाल बनता है। NSE का सूचकांक निफ्टी होता है। क्या होता है? निफ्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1992 में होती है, और 1994 में ये क्रियान्वित हो गया था। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, वो होता है आपका BSE, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका भी सूचकांक ध्यान में रखेंगे, वो कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। अब ये जो आपका BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, और भारत प्लस एशिया दोनों में ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। चलिए आज के अपने अगले सवाल पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि MP में। तेलंगाना में, अब जो है हम तेलंगाना भी जान लेते हैं कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो वो है आपका, पहला है पाखाल, पाखाल वन्यजीव अभयारण्य, पाखाल वन्य जीव, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ,
पाखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश के 2 इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन कौन से? पहला है आपका दुधवा, ये टाइगर रिजर्व भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है, दुधवा। दूसरा है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। ये 2 हो गए आपके यूपी से। तीसरा जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में आपके एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व है, और दूसरा है बोरीवली, बोरीवली, ये भी एक टाइगर रिजर्व है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम, इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो पहला ऑप्शन है बीटी कपास, दूसरा ऑप्शन है बीटी आलू, तीसरा ऑप्शन है जीएम सरसों, तीसरा है बीटी बैंगन, चौथा ऑप्शन है बीटी बैंगन। तो इसका सही आंसर है बीटी कपास। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? इसको हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। क्या? मूंगे की चट्टान। और विश्व की सबसे बड़ी जो है कोरल रीफ वो है आपकी ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड, उसी के जो है पूर्वी उत्तरी तट पर स्थित है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से सिलेक्ट किए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।